बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम अपने जर्नल ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए एक चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर इकोनॉमिक्स का क्लास 9 लेवल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। आज जो है वो मैं इस चैप्टर को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम जैसे कि अर्ज किया इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है कि इंसान पत्थर के दौर से किस तरह मुआशी दौर में कदम रख रहा है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत कदीम ज़माने से चलती हुई आ रही है और उसमें इंसान जो है वो लेवल बाय लेवल यानी लेवल बाय लेवल दर्जा बदर्जा इंसान जो है वो अपनी मुआशी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाता रहा। इसी जो लेवल बाय लेवल इंसान की स्टेजेस हैं जिसमें वो तरक्की कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है, खुशहाली की तरफ आ रहा है, उन स्टेजेस को यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 प्रिंसिपल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ कहकर यहाँ पे बुक में एक्सप्लेन किया गया है। और वो कौन-कौन सी स्टेजेस हैं? सबसे पहली स्टेज हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज, पेस्टोरल स्टेज एंड थर्ड एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज। ये 3 बेसिक स्टेजेस हैं जिन्हें यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज को। हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। Man was unknown to civilized life in the beginning and lived upon hunting. इंसान जो था वो civilized life से यानी मिलजुल कर रहने से जो है वो शुरू में ना आशना था। लिहाजा इंसान ने जो अपनी ज़िंदगी थी किस तरह से गुजारनी है, उसमें सबसे बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान ने सबसे पहले खुराक को दी। लिहाजा खुराक की कमी को पूरा करने के लिए और अपनी भूख को मिटाने के लिए इंसान ने दूसरे हैवानों का शिकार करना शुरू किया। और उस शिकार को पूरा करने के लिए यानी शिकार करने के लिए he invented tool and weapons made of stone, wood and metals। और उसने जो है वो हथियार बनाए, जिन हथियारों में उसने जो है वो पत्थर से कुछ हथियार बनाए, वुड से बनाए, मेटल्स को इस्तेमाल किया गया, धातों को इस्तेमाल किया गया। लिहाजा इंसान ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की धातों को, पत्थरों को और लकड़ी को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाए जिनकी मदद से इंसान ने शिकार करना जानवरों का मुमकिन बनाया। और ये जो तरीक़ाकार था, ये तरीक़ाकार कुछ मुनासिब नहीं था क्योंकि कभी-कभी इंसान को भूखा रहना पड़ता था, शिकार ना मिले तो उस सूरत में भूखा रहना पड़ता था, जिसको बुक के अंदर इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि दिस वाज अनसर्टेन वे ऑफ गेटिंग फूड, यानी ये कोई मुनासिब तरीका नहीं था। thus for many a time he was left without food। और अक्सर औकात इंसान को भूखा रहना पड़ता था क्योंकि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए मुनासिब शिकार नहीं मिलता था। This condition led him to store animals by catching them alive। और उसने इस मसले का हल ये निकाला कि जब भी जानवर नजर आए तो उसको जिंदा ही कैद कर लिया जाए किसी मुकाम पर, ताकि बाद अज़ा इंसान जो है वो उसको जब ज़रूरत महसूस करे अपनी भूख को मिटाने की तो उस जानवर को का शिकार करके उस जानवर को शिकार करके जो है वो अपनी भूख को मिटा सके। Thus he started gathering animals। तो फिर उसने हंटिंग के साथ साथ जानवरों को जमा करना भी शुरू कर दिया ताकि बवक्त ज़रूरत वो जब भी भूख महसूस करे, जब शिकार मौजूद ना हो तो जो जानवर उसने पहले से अपने पास महफूज करके रखा हुआ है जिंदा, उसका शिकार करके वो अपनी भूख को मिटा सके। और इसी वजह से चूंकि स्टार्टिंग हुई हंटिंग से और इख्तिताम हो रहा है गैदरिंग पर, लिहाजा इस स्टेज को हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज का नाम दिया जाता है। फिर जब हम दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेज इज पेस्टोरल स्टेज। पेस्टोरल स्टेज बेसिकली हंटिंग और गैदरिंग स्टेज के रिजल्ट में ही जो है वो जनरेट हुई है, क्योंकि जैसे कि हमने अर्ज किया था कि हंटिंग और गैदरिंग स्टेज के अंदर इंसान जानवरों का शिकार करता था पहले, और फिर उसने अपनी ज़रूरत को देखते हुए जानवरों को जमा करना शुरू कर दिया। तो फिर उसने ये रियलाइज़ किया कि जिस जानवर को मैंने खुराक के लिए यानी शिकार के लिए जमा किया है उससे तो मैं मज़ीद फ़ायदे उठा सकता हूँ। यानी कि उससे कौन-कौन से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, इस गैदरिंग स्टेज पेस्टोरल स्टेज में हम डिस्कस करते हैं। In this stage, man started storing animals like goats, sheep, cows and horses। इस लेवल पर यानी पेस्टोरल स्टेज में इंसान ने गाय, भेड़, बकरियों, घोड़ों को जमा करना शुरू किया, पालना शुरू किया। Water and grass at least was necessary to feed these animals। और इंसान ने ये महसूस किया कि इन हैवानों को पालने के लिए, जिंदा रखने के लिए कम से कम 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक है घास और दूसरा पानी।
Man started roaming from place to place with his cattle in search of grass and water. और इस स्टेज में, चूंकि ये पेस्टोरल स्टेज है, पेस्टोरल स्टेज में दरअसल बात ये है कि जानवरों को चराने का सिलसिला इस स्टेज में शुरू हुआ, तो लिहाजा जहां पर पानी और घास मौजूद होते थे, इंसान उन जगहों पे माइग्रेट करते रहते थे इस स्टेज में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक घास मौजूद होती है, जब जानवर चर लेते हैं उस घास को तो घास खत्म हो जाती है, तो लिहाजा उस जगह पे दोबारा घास उगने में चूंकि टाइम लगता था, लिहाजा इस वजह से इंसान उस जगह से फॉर द टाइम बिंग माइग्रेट किया करते थे और उस जगह जाया के मुंतकिल हो जाया करते थे, पड़ाव डाला करते थे, जहां पर दो चीजें मौजूद होती थी, यानी उनके हैवानों के लिए घास और उनके पीने के लिए पानी। और यही वो स्टेज है यही वो वजह है जिसकी वजह से इस स्टेज को पेस्टोरल स्टेज का नाम दिया गया। इस स्टेज में इंसान ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को फरोग दिया, इसके अलावा इंसान ने ऐसे पत्थर देखे जो कि कीमती पत्थर थे, जिन्हें जेम्स का नाम दिया गया, मेटल्स के इस्तेमालात सीखे, खुराक के लिए, लिबास के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हीं जानवरों को जिन्हें वो पालता था, उन्हीं जानवरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उस जमाने में यानी पेस्टोरल स्टेज में सबसे ज्यादा अमीर शख्स उसको समझा जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा कैटल हुआ करता था, यानी सबसे ज्यादा मवेशी हुआ करते थे, उस इंसान को सबसे ज्यादा अमीर तरीन समझा जाता था। जैसे कि आजकल के दौर के अंदर क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, आजकल के दौर में जिसके पास अच्छी गाड़ी हो, अपना घर हो, बंगलो हो, उसको अमीर तम समझा जाता है, लेकिन पुराने जमाने के अंदर पेस्टोरल स्टेज में जो स्टैंडर्ड था, जो मयार था, वो डिफरेंट था। वहां पे सबसे ज्यादा अमीर इंसान उनको समझा जाता था जिनके पास सबसे ज्यादा हैवान मौजूद हो। फिर थर्ड जो स्टेज है हमारे पास वो है एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज। एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट स्टेज के अंदर इंसान ने ये देखा कि जिन जगहों पे वो पड़ाव डाल रहा है फॉर द टाइम बिंग, वहां पे दो चीजें मौजूद हैं, एक है पानी और दूसरा है ग्रास। और ये ग्रास जो है और उस जगहों पर उग रही है जहां पे आसपास कोई ना कोई दरिया मौजूद है, तो लिहाजा इंसान ने दरियाओं के किनारे पर पड़ाव डालकर ये सीखा कि किस तरह से फूड्स जो है वो ग्रेन्स जो है वो हम ग्रो कर सकते हैं, घास फूस को किस तरह से उगा सकते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए हम ग्रेन्स को किस तरह से उगा सकते हैं, और पानी से हम किस तरह से जो है वो फायदे मजीद हासिल कर सकते हैं, यानी कि पानी के जरिए फसलों को किस तरह से आबियारी की जाएगी, इरिगेशन किया जाएगा जिसकी वजह से फसलें उगेंगी। और मजीद इंसान ने ये सीखा कि ये जो आपके जानवर हैं सिर्फ और सिर्फ घास फूस इनके काम की नहीं बल्कि इंसानों के भी बहुत सारे काम आ सकती है। लिहाजा इंसान ने इस स्टेज के अंदर एग्रीकल्चर सीखी कि किस तरह से ज़राअत के जरिए इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है और मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप्स और प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया। जैसे कि लिखा हुआ है, मैन फाउंड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड वेजिटेशन नियर द रिवर बैंक्स, ही सेटल्ड डाउन देयर एंड लर्नड बाय नेचर how to grow plants of food grains and fruits. After a long time, he was able to cultivate land regularly. और बहुत अरसे के बाद उसने ये सीख लिया कि मैं किस तरह से अपनी ज़मीन को ज़रख़ीज़ बना सकता हूँ, कल्टीवेशन किस तरह से कर सकता हूँ, ज़राअत के शोबे से किस तरह से वाबस्ता हो सकता हूँ। और पुराने ज़माने में जैसा कि आप ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर पड़ाव यानी आबादियां जो हुआ करती थी ज़्यादातर वो दरियाओं के किनारे पे हुआ करती थी। जैसे कि हम ये देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का शहर जो आबाद था वो रिवर इंडस के पास था, इसी तरह से दरियाई नील के करीब इजिप्ट शहर आबाद हुआ। तो लोगों ने इब्तदाई तौर पे एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज में ज़्यादातर लोगों ने जो है वो दरियाओं के किनारे पर पड़ाव डालने शुरू किए और ये सीखा कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो लिहाजा लोगों ने जब दरियाओं के किनारे आबादी बढ़ानी शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता वो आबादी जो है वो गांव देहात की शक्ल में तब्दील हो गई। फिर जब इंसान मजीद सिविलाइज्ड हुआ तो सिविलाइजेशन की सूरत में वो गांव देहात जो है वो बड़े बड़े शहरों की सूरत इख्तियार करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हमें ये बात पता चली कि जब इंसान गांव के से तरक्की कर कर शहरों की तरफ आए, यानी कि अपने गांव को उन्होंने शहरों का दर्जा दे दिया, तो उस सूरत में हमारे पास 4 मजीद इकोनॉमिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरेट हुए। क्योंकि गांव के अंदर, गांव देहात के अंदर ज़्यादातर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो नेचर से रिलेट करती हैं, और शहरों के अंदर जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से मुराद है कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता
गांव से ट्रांसफर होके गांव तब्दील होते गए बड़े बड़े शहरों में। और ये चार कॉन्सेप्ट जो है वो इंसान ने जनरेट किए। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर इन ट्राइब्स, यानी कि इंसान जो थे उनको कबीलों के अंदर तकसीम किया गया, और तकसीम इस तरह से की गई कि कौन से कबीले की कौन सी खसूसियत है, यानी कहीं पे जो है वो सर्विस सेक्टर अच्छा है, कहीं पे प्रोडक्शन लेवल अच्छा है, कहीं पे इस तरह से जो है वो इंसान ने अपनी लेबर की डिवीजन की। फिर दूसरा पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ फ्यूडल एक्सचेंज, यानी कि फ्यूडल एक्सचेंज के जरिए, यानी जो सरदार होते थे उन कबीलों के, उनके जरिए से तिजारत को फरोग दिया जाने लगा। कि वो किस तरह से, अब जाहिर सी बात है कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि अगर कहीं पे ट्रेडिंग करनी हो तो पूरी के पूरे लोग जो हैं वो ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसकी बेसिस पर वो ट्रेडिंग का अमल बाकी लोग अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे भी फ्यूडल एक्सचेंज सिस्टम के अंदर एक सरबराह हुआ करता था कबीले का, जो दूसरे कबीले के सरबराहों से गुफ्तगू करता था, बात करता था, और उस बिहाफ पर ट्रेडिंग हुआ करती थी। तीसरा स्टेज है यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेज। अब उसके बाद ये बड़ी स्टेज है, यानी कि इंडस्ट्रियल स्टेज में सनतें बनाई गई। इंडस्ट्री कहते हैं सेम नेचर ऑफ प्रोडक्शन को, यानी कि जैसे कि हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो एजुकेशन में प्राइमरी लेवल से या प्री प्राइमरी लेवल से लेकर हमारी जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएट तक की क्लासेस हैं वो सारी की सारी एजुकेशन सेक्टर में आएंगी। इस तरह से हम अगर सोशल मीडिया की बात करें तो यूट्यूब और आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी एक सोशल मीडिया की इंडस्ट्री है, क्योंकि इन सब की नेचर सेम है। तो लिहाजा इंडस्ट्रियल स्टेज जो है वो यहाँ पे जनरेट हुई, मुतारिफ कराई गई। और लास्ट है प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, यानी दो तरह की ओनरशिप को यहाँ पे जनरेट करवाया गया, मुतारिफ कराया गया। एक है प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि निजी मिल्कियत, मेरी और आपकी अपनी जाती प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज पब्लिक ओनरशिप, यानी वो जो सरकार की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं, उनको मुतारिफ यहाँ पे इस लेवल के अंदर करवाया गया। तो उम्मीद है कि यह वीडियो मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को पसंद आई होगी। लिहाजा हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। और यहाँ पे एंड करने से पहले मैं एक बात को वाज़ेह कर दूं कि ये क्वेश्चन कभी शॉर्ट आंसर्स में भी आता है, कभी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में भी आता है। शॉर्ट आंसर्स में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो पूछा जाता है राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ प्रिंसिपल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स ने सिर्फ 3 स्टेजेस के नाम लिखने होते हैं, और नाम लिखने के साथ 2 लाइंस के अंदर इनकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। जबकि जब ये क्वेश्चन डिटेल आंसर में पूछा जाता है तो ये पूरी 3 की 3 स्टेजेस जो है वो डिटेल के अंदर, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन की गई, वहां तक जो है वो इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा शॉर्ट आंसर्स के अंदर एक और चीज पूछी जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो ये कि कभी सिर्फ और सिर्फ पेस्टोरल स्टेज को पूछ लिया जाता है कि डिफाइन पेस्टोरल स्टेज, या कभी कभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज के बारे में पूछ लिया जाता है। इंडिविजुअली पूछा जा रहा है, उस सूरत में भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वो चीज लिखेंगे जो बात उनसे पूछी जा रही है, यानी एक एक पैराग्राफ जितना मैंने यहाँ पर एक एक हेडिंग की वो एक्सप्लेन किया है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।